बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, कल भी फिर से मैंने एक मासूम सा क्विज़ भेजा था जिसमें आपको उससे सिलेक्शन करनी थी, क्या वो हो गया? उसमें कोई कन्फ्यूजन, यानी आपको गवर्नेंस के मतलब समझ आते हैं, ऑडिट ओपिनियन समझ आता है, ये सारी चीज़ों में फ़र्क हमें करना था जो कि बहुत अहम था, क्योंकि उसके बगैर आप ऑडिट की थीम आगे समझ नहीं सकते। क्लैरिटी है? हम ऑडिट करते क्यों हैं? सही है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद क्या है? ओपिनियन देना। हाँ, तो वो वही तो सही करवाना था ना एक चीज़ की, तभी तो हमने जानबूझ के लिखे थे। हम स्पेशली इस नीयत से नहीं जाते कि फ्रॉड पकड़ना है, हमें गलती पकड़नी होती है, और गलती में फ्रॉड हो सकता है। तो गलती पकड़ना इज़ अ ब्रॉडर टर्म, फ्रॉड पकड़ना एक उसका पार्ट है। फ़र्क समझ आता है? यानी आप अगर देखेंगे पूरे एफएस में गलती नहीं है तो वो उसके अंदर वो भी कवर होता है ना। अब वो गलती दो वजह से होगी, या तो जानबूझ के की गई होगी या तो एरर होगा, तो वो दोनों कवर करने होते हैं। तभी हम कहते हैं हमें ओपिनियन देना होता है। सही है जी, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। मुश्किल भेजा करें, बहुत आसान था। अच्छा, मुश्किल भी भेज देंगे भाई, अभी देखो अभी तो शुरुआत है, आज देखते हैं ना गेम, आज समझ आएगा। चलें सर, ऑडिटर एडवाइज़र में क्या डिफरेंस है? ऑडिटर और एडवाइज़र में क्या डिफरेंस है? देखो, एडवाइज़र तो एडवाइस करता है ना, अब आपने कबूल करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ऑडिटर कौन है भाई? ये है या नहीं है, तो दोनों में ये फ़र्क है। हियर वी आर नॉट द एडवाइजर्स, हम ओपिनियन देते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो सही हैं या नहीं है, ये हमारा ओपिनियन है। सही है? नहीं, अरे मतलब देखो यहाँ पे ये कह रही हैं कि ओपिनियन का मतलब मशवरा, ये ऑडिट का जार्गन है। ओपिनियन मतलब आप रिपोर्ट की फॉर्म में अपना ओपिनियन देते हो कि मेरे हिसाब से ये सही है। सही है? ओके, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, कल हमने जब कहानी क्लोज की थी, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमने ये समझा था कि भाई आपने यूज़र को अलग किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको अंग्रेजी में क्या कहा था? दो चार्ज विद गवर्नेंस, फिर उसके नीचे मैनेजमेंट बैठाई थी हमने। अच्छा, जब हमने ये सारे काम कर लिए, फिर हमने आपको ये सिखाया कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर। किसकी रिकमेंडेशन पे? वेरी गुड, डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन पे। अच्छा, जब शेयर होल्डर ऑडिटर को अपॉइंट करेगा तो हमने बुनियाद यहां से रखी, क्या ऑडिटर ऑडिट फॉरन एक्सेप्ट कर लेगा या उसको एथिकल रिक्वायरमेंट्स दिखनी है? वो कहाँ लिखी हुई है? वेरी गुड, या कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है। अगर मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पा रहा या नहीं कर सकता, तो क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। और मैंने आपको उसमें कुछ बातें बताई थी कि आपका क्लोज फैमिली मेंबर वहां पे किसी सीनियर पोजीशन पे हो तो जाहिर सी बात है आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा, आपका पर्सनल मफाद आएगा, आप ऑडिट, आपका पर्सनल स्टेक मौजूद हो क्लाइंट पे तो भी जाहिर सी बात है आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमने कहा जब आप एथिकल रिक्वायरमेंट से पाक साफ होकर गुजरेंगे तो आप ऑडिट कर सकते हैं, बिकॉज फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग ऑडिट यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू नीड टू बी। तो हमने ये जार्गन सीखे हुए हैं। चलें जी सर, मैं अभी क्लास में एंटर हुई हूँ, अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, मैं रिवाइज करवा रहा था। सही है लाइवा? ओके, ये बात हो गई। हमने कहा भाई यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन एनी केस। अच्छा, जब आपने इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया पार किया तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने, बिफोर वी स्टार्ट ऑडिट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू प्रोसीड। अच्छा, अभी भी ऑडिट शुरू नहीं हुआ, अभी भी ऑडिट शुरू, क्योंकि अभी तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। एक्सेप्ट कब किया? जब इंडिपेंडेंट थे। तो अच्छा, इंडिपेंडेंस के लिए आपका सवाल ये होगा, बीच में बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मैं इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करूं? तो होता ये है, हमारे पास सबके पास एक ईमेल आती है, आप ये लिख के दें, बोला जाता है हमें कि आपका यहाँ पे कोई क्लोज फैमिली मेंबर नहीं है, आपके कोई शेयर्स नहीं है, ये सारी चीज़ें। और फिर ये उसमें धमकी होती है कि अगर ऐसा कुछ पाया गया तो आपकी डिग्री आपसे वापस ली जाएगी, आपका ऑडिट का जो ये सीए का सर्टिफिकेट है वापस ले लिया जाएगा। तो कोई भी हिम्मत करेगा नहीं, उस पर क्लियरली लिखा हुआ होता है। क्योंकि अगर आप इसमें कोई चीज़ में मुलविस हुए हुए पाए गए तो आप ये भूल जाएं कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा खैर, ये फर्म के अपना बनाया हुआ मैकेनिज्म होता है कि कोई भी ऑडिट शुरू करने से पहले फर्म का जो बड़ा आदमी होता है, वो जो उस एंगेजमेंट पे साइन कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं पार्टनर, वो ईमेल चलाता है कि आप बताएं कि क्या आप इसमें कोई ऐसी चीज़ में मुलविस हैं। सबकी साइन चीज़ें एक जगह जमा होती हैं ताकि इस बात पे श्योरिटी आ जाए
कि किसी का अपना पर्सनल मफाद वहाँ पे, और अगर वापस पाया गया तो फिर उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। और ऐसी बात है, इतने मेच्योर होने के बाद, इतनी क्वालिफिकेशन के बाद, इतने धक्के खाने के बाद, इतनी धूप में घूमने के बाद कोई नहीं चाहेगा कि एक गलती की वजह से उनकी ये क्वालिफिकेशन छीन ली जाए। तो ये कार्रवाई होती है। अच्छा सर, अगर गलती से मुलविस पाया जाए तो फिर वो मुलविस जो पाया जाएगा उसके बाद उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और तबाह कैसे हो जाएगी, जल्दी बताओ। इसका सर्टिफिकेट, तो आपने बोला कि भाई इतना पेपर होगा, सही है, फिर हमने क्लास ली, फिर सही जगह से क्लास ली, फिर अच्छे टीचर से क्लास ली, और उसने बताया भी क्लास में कि ये, फिर भी होशियारी की तो पे गलती किसकी, हमारी। सही है जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, होता नहीं है ऐसा। और अगर आपको शायद KPMG का पिछले सालों में केस हुआ था, अगर आपको पता लगे, उसने कोई ऐसे वो इंडिपेंडेंस में मुलविस नहीं था, उसने ऑडिट गलत किया, यानी जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया। तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया तो हु द हेल इज ही टू गिव द ओपिनियन। भाई ऑडिट तमीज से ही नहीं किया तो ओपिनियन कैसे दिया उसने कि मेरे हिसाब से सही है। तो कैसे तुम्हारा हिसाब बन गया जब तुमने ऑडिट ही सही, तुमने वेरीफाई नहीं किया। उसमें कुछ प्रोसीजर ऐसे थे कि उसने चेक ही नहीं किया कि वो एसिड है या नहीं है, उसने चेक ही नहीं किया कि राइट है या नहीं है। तो वो जब इंस्पेक्शन हुई तो पाया गया, तो ये तो काम ही नहीं हुआ हुआ। अब जब काम नहीं हुआ हुआ तो उस बात पे भी उसको रिवोक कर दिया गया, उसका लाइसेंस रिवोक हो गया। तो कहने का मतलब है ऑडिट करना अलग बात है, तमीज से करना। हम यहाँ पे करना सीख रहे हैं तमीज से करना, तमीज से करना, तभी तो एक फ़र्क है ना प्रैक्टिकलिटी और थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट में। हम यहाँ पे ऑडिट करने से ज़्यादा तमीज से करने की बात करेंगे, एक एक एक्सपेक्ट को देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, साहिबजादा मोहसिन अहमद नवी वाला, यही है ना भाई, बात समझ आ गई। गलती से मुलविस नहीं हो सकते, तो ये आपने करना ही नहीं है और आपने बड़ा ख्याल रखना है। एनीवेज, आप जब एथिकल प्रिंसिपल्स के क्राइटेरिया को सरपास करके एक्सेप्टेंस कर लिया आपने कि यस आई एम विलिंग टू डू द ऑडिट, मैंने कंसेंट दे दी। क्या दे दी, किसने दी, ऑडिटर ने। किसको दी, शेयर होल्डर को। अपॉइंट कौन कर रहा है, शेयर होल्डर। हम लिख के देंगे वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ XYZ कंपनी एट XYZ रुपए, इस पैसे पे। अच्छा, अब हुआ क्या, वो कह रहा है कि जब आपने एक्सेप्टेंस कर ली ना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुंह उठा के ऑडिट करने चले जाओ। एंगेजमेंट एग्रीमेंट का कोड ऑफ एथिक्स से क्या लिंक है, कोई लिंक ही बताया ही नहीं अभी मैंने। वो बोल रहा है एंगेजमेंट एग्रीमेंट का कोड ऑफ एथिक्स से क्या लिंक है, रिपीट कर दें। क्या मैंने कोई लिंक बताया, या अभी हमने एग्रीमेंट किया ही नहीं है। अभी हमने क्या बोला है, सिर्फ रजामंदी है कि हम ऑडिट करना चाहते हैं, हम एग्री हो गए। अच्छा, हम ऑडिट करना चाहते हैं ऐसी हवा में बोला या एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बाद, ये बात आपने करनी है। सर कंसेंट डायरेक्ट शेयर होल्डर को देते हैं या जो मेल भेजता है, या तो आपको अपॉइंट कौन कर रहा है। यानी कोई आपसे बोल रहा है कि भाई मेरे को आपसे शादी करनी है, आप बोल रहे हो हाँ मुझे भी आपसे करनी है, तो उसी को बोलोगे ना कि भाई हाँ यार मैं एग्री करता हूँ कि आप ही मुझे पसंद है, आप ही से मैं निकाह करूँगा। किसी और को देख के तो नहीं बोलोगे, तो जो पूछ रहा है उसी को जवाब देंगे। ये कैसी बात हो गई यार, मतलब ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना। पूछ कौन रहा है, वो बोल रही है कि भाई पूछे ये बताऊँगा इसको। भाई जो पूछ रहा है उसी को बताएंगे ना कि हाँ भाई हमें कबूल है कि हम ऑडिट करेंगे। कबूल है बोला तो मुस्कुरा रहा है कि जैसे वाकई में। अच्छा, तो सर मेल कौन करता है, बेटा मेल अलग बात है ना, मेल तो फर्म का ही बंदा करेगा ना। वो भाई वो कंसेंट नहीं है, वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। यानी चलो वो बोल रही है मेल कौन करता है, भाई मेल तो फर्म का इंटरनल प्रोसेस है कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। चलो मैं आपको EY का भी बताता हूँ, तो हाई टेक जाते हैं थोड़ा सा। EY में हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, उसमें हर महीने हमें बताना होता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। हर महीने बताना होता है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। वो बोलता है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बताओ। क्या बताओ, अब मैं प्रैक्टिकलिटी है तो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, होता क्या, जब क्लाइंट आता है ना हमारे पास, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करता है कि इस पे ये वाला भाई तो हो ही नहीं सकता। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी AMC में, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, वहाँ डिस्क्लोज हैं, मैंने डिस्क्लोज किए हुए। अच्छा, अब अगर उसका ऑडिट मुझे असाइन होने वाला हुआ ना, पार्टनर के पास खुद ही ऑटोमेटिकली लिस्ट पॉपअप होगी कि इसको तो नहीं रखना यहाँ पे। क्यों बोलेगा उसको, ये मेरा इंटरेस्ट है वहाँ पे, तो वो कैसे पता, मैंने खुद डिस्क्लोज किया हुआ है। बात समझ आती है। तो हर महीने शीट अपडेट होती है, तो वो खुद ही समझ आ जाता है। ये तो ईमेल वाली बात तो मैंने बताई क्योंकि ऑब्वियसली कुछ छोटी फर्म्स भी होती हैं जहाँ पे ऐसे हाई टेक सिस्टम्स अवेलेबल, तो बाकी फर्म्स जो बिग 4 है वहाँ पे ये मैकेनिज्म बने हुए होते हैं। वो पार्टनर खुद लिस्ट जनरेट करता है, देखता है इस कंपनी में किसी का स्टेक है या नहीं, सारे नाम सामने आ जाते हैं फर्म वालों के। किसी और बाहर के बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई होता है, क्या कोई पंचायत होनी चाहिए, नहीं, पंचायत का वो नहीं चाहिए, ऑडिट टीम के बंदे ने नहीं की हुई हो,
तो सही है, पार्टनर देख रहा है कि भाई ये सीनियर मैनेजर बैठा हुआ है, इसके पास इसके शेयर्स हैं, तुम पार्टनर मुझसे आके पूछेगा तेरे को ऑडिट करना है इसका, मैं बोलूँगा हाँ करना है, बोलेगा शेयर्स बेचो। क्या बोलेगा? क्यों बेचने को बोल रहा है? इंडिपेंडेंस के लिए। अच्छा मैं बोल रहा हूँ नहीं यार मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर देता हूँ, तब भी नहीं होगा। बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ वी इंश्योर इंडिपेंडेंस। भाई अब बात समझ आती है मेल कहाँ से आती है, कैसे होता है? मेल ही हटा दी मैंने जिंदगी से। तो अभी बस कंसेंट देंगे कि हम कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लाई कर रहे हैं, हम ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल भाई, अभी तक हमने सिर्फ रजामंदी बताई है, निकाह नामा भी साइन। भाई ये समझो रिश्ता पक्का हुआ है, गए हैं और हमने बोला कि भाई हमें कबूल है, कबूल इन द सेंस कि हम शादी करने को रेडी हैं। वाकई में एक्चुअलाइज कब होगा? जब निकाह नामा साइन होगा। देखो फौरन ये बातें निकलती हैं मुंह से, जब निकाह नामा से ये फौरन समझ आता है। जब मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना, वो नहीं समझ आ रहा। ये बोल रहा हूँ कि सही है, हमने देख के पसंद कर लिया, ओके हो गया, निकाह नामा वाली बात समझ आती है। अच्छा अभी निकाह नामा साइन नहीं हुआ, वो क्या है? इंगेजमेंट एग्रीमेंट। अच्छा आप सुने, हमने कहा जब हमने सारे पैरामीटर्स को पार किया, हम एक स्टेप आगे चले गए, तो बात समझ आई कि भाई कंसेंट के बाद वो कह रहा है पहले एग्री करो। मैंने कहा यार ये एग्री करो क्या मतलब? कंसेंट दे तो दी है। उसने बोला नहीं जानी, कंसेंट तो दे दिया आपने, पर आप कुछ चीज़ें लिखें कि जो एफएस है वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी। कहाँ लिख रहा हूं मैं ये? एग्री कर लो। अच्छा हुआ ये, अब मैं कहानी भी सुनाता हूँ ना। पहले जब मैं आर्टिकल्स में था, हम गए एचबीएल की ब्रांचेस का ऑडिट करने, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस का ऑडिट करने। हम जब ऑडिट करने, अच्छा एजे के वगैरह ना कश्मीर वगैरह में ब्रांचेस होती हैं, हम तो खुशी खुशी जाते थे, फ्री में घूमने को मिलता है। बैग उठाया निकल गया क्लाइंट के, ऑब्वियसली आप जा रहे हैं तो फर्म आपका खर्चा उठाती है, टिकट भी उनकी, रैश भी उनकी, खाना पीना भी उनका, और आपको ऑब्वियसली अलाउंस अलग मिलता है। तो आपने बोला एक तो घूम रहे हैं ऊपर से पैसे भी दे दें, वाह भाई वाह, हम निकल गए। अच्छा हुआ क्या बेवकूफ़ी, क्योंकि वो ऐसी बात है, ऑडिट तो था, अब वो मैनेजमेंट में आपस में बात तो हो गई है, इंगेजमेंट लेटर अब तक साइन। अच्छा हम तो पहुंच गए कश्मीर, फुल जब खिड़की खोली तो वो क्या मौसम था, हमने भी बोला चलो यार काम पे तो जाना है, बैग उठाया निकल गए ब्रांच। अच्छा ब्रांच गए तो उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला कि भाई किधर? हमने बोला भाई डेटा तो यार, तुम्हारा जो डेटा है तुमने कितने लोगों को लोन दिया हुआ है वो मुझे बताओ। उसने बोला भाई तुझे क्यों बताऊँ, है कौन तू? मैंने बोला भाई हम ऑडिटर हैं। बोला कहाँ से? मैंने कहा भाई ये रहे, दिख रहे हैं तुम्हें ऑडिटर है, आए हैं, पूरी टीम आई हुई है। उसने बोला भाई निकलो यहाँ से, कोई डेटा वेटा नहीं है, मैं तुम्हें अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा क्यों दूँ? तो मैंने कहा यार मतलब उसमें तपने की क्या बात है, हमने तो कंसेंट दी है। तो बोले तूने कंसेंट दी है, सबूत का है? मैंने कहा ये रहा। बोला हमारी रजामंदी का है। तो वो साइन नहीं हुआ था, एग्रीमेंट साइन। देखो आपकी रजामंदी और साइन होने में फ़र्क है। तो अब जब हमें ये जलालत का सामना करना पड़ा, अगली बार हम क्या करते थे, मैं बोलता था अपने वक्त पे पार्टनर को, सर पहले ये साइन कराएं यार वरना वहाँ जलील करते हैं, घुसने नहीं देते। किधर से? नहीं, हमने जो भेजा हुआ था वो हेड ऑफिस ने इनको नहीं भेजा था कि एग्रीमेंट साइन है, तो उसने घुसने ही नहीं दिया। एक दिन हमारा ज़ाया हुआ, हम उस दिन मण के घूमे, अगले दिन फिर पहुँच गए एग्रीमेंट लेके, बाबू ये रहा, अब आने दो अंदर। अब हम गए तो हमने बोला प्लीज़ सुनना, अब हमने बोला कि यार एक काम करो, तुम अपने एफएस तो दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि तुम्हारी ब्रांच में कितने लोन्स हैं। उसने बोला लो बनाओ। मैंने कहा कैसे बनाऊं मतलब? उसने बोला एक काम करो भाई, ये पूरी पर्चियाँ पड़ी हुई हैं, ये लोन एग्रीमेंट्स हैं, इसको प्लस करते रहो। मैंने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है, ये किसका काम है? लिखा हुआ देखो, एफएस कौन बनाएगा? मैं इसको समझा रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं ही काम करके खुद का काम चेक करूंगा तो वो तो सेल्फ रिव्यू हो गया, उसमें तो कभी गलती आएगी नहीं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई सिंपल एक काम करो, एफएस आप बनाएंगे, ये लिखवा लो। अच्छा फिर मैंने कहा और क्या लिखना चाहिए? हमने कहा कि भाई डेटा प्रोविजन लिखो इसमें, कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो मुझे डेटा प्रोवाइड करेगी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मुझे। अच्छा आपने बोला कि भाई आपने एंगेजमेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि एफएस शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। उसने बोला लो मैंने बना के दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये जो टोटल रिसीवेबल आ रहा है तुम्हारा कस्टमर से, इसका ब्रेकअप तो दे, किसको कितना लोन दिया हुआ है। उसने बोला ये तो नहीं दे, जाओ निकलो। तो मैंने कहा भाई तुमने एग्री किया है, अगर तुम यही नहीं दोगे तो ऑडिट कैसे होगा? तो क्या ये बात लिखवाना लाजमी है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमें
डेटा प्रोवाइड करेगी। अच्छा, फिर यहां पे हम ऑडिटर की जिम्मेदारी बताएंगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे कि हमारी जिम्मेदारी है टू कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, अच्छा देखो, IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यह है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। तो ये जो बातें मैंने अभी बताई है ना, जितनी पहली क्लास से, वो इसी में से बता रहा हूं। पर अगेन वी आर बेसिंग आवर एंटायर लेक्चर्स ऑन प्रैक्टिकलिटी, रियल लाइफ। तो हम थ्योरी पे गए नहीं। मैंने आपको क्या बोला, मैं प्रैक्टिकलिटी पूरी खत्म कराऊंगा, बुक खोलेंगे, देखो ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, कहानी खत्म हो जाएगी, ईजी हो जाएगा। अब मैं आज बुक खोल में बोलूँ आओ यार यहाँ डेफिनेशन से शुरू करते हैं, वो तो समझ ही नहीं आएगी कहानी, ना इंटरेस्ट डेवलप होगा, बोरिंग हो जाएगा। पर इन ऑर्डर टू मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग हमने कहानी बनाई है पूरी। अच्छा खैर, मुझे बताओ मैंने यहाँ पे क्या लिख के दिया उसको, कि मैं ऑडिट परफॉर्म करूंगा किसके तहत, ISA के तहत, यानी आयजा में जो लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो लिखा हुआ है, मैं उसको फॉलो करूंगा। सही है। तो उसमें जो जो वेरिफिकेशन, अच्छा क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ये लिखा हुआ है कि यू नीड टू बी एथिकली कंप्लायंट, हाँ या नहीं? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो क्या वो मैं कर चुका हूं? ये रहा, मैंने उसको बोला भाई आपको ऑडिट मिलेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन से, ऑडिटिंग के, जो दुनिया एक्सेप्ट करती है, मैं उसके हिसाब से तुम्हें ऑडिट करके दूंगा। वही तो सीखना है। यानी आगे पूरा ऑडिट बेस ही इस पे करता है कि आपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। कौन से स्टैंडर्ड्स? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अकाउंटिंग करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट करते हुए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो एक एक करके ऐड होते जाएंगे और मैं बताता रहूंगा आपको, देखो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, बट ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। सही है। एक सवाल आया, सर बट एफएस तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द डायरेक्टर्स होते हैं ना, तो एग्रीमेंट में बाद में क्यों लिखते हैं भाई? फॉर एग्जांपल आप अगर जाएं और मैनेजमेंट आपको बोले, ऐसे तो मैंने बहुत बार देखा है, देखो ट्रायल बैलेंस बना हुआ होता है, बेसिक अकाउंटिंग आती है ना, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। अब ट्रायल बैलेंस से क्या बनाना होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ने बोला ये लो पकड़ो ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो आप बोलोगे भाई मेरा काम नहीं है, मेरा काम है इसको वेरीफाई करना, मेरा काम है वेरीफाई करना, आपका काम है इसको प्रिपेयर करके देना। तो मैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं लूंगा। कल को ये बात सामने आए कि तुम ही ने एफएस बनाया और तुम ही उसको ऑडिट कर रहे हो, क्या मसला है? कोई सेल्फ रिव्यू आ जाएगा ना। और कल को ये बात डिस्कवर हो गई, फिर वही वाली बात है। तो आप तो ये कह रहे हैं आप तो एथिकली कंप्लायंट ही नहीं थे, एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो आपने वो काम करना ही नहीं है जो किसका काम है? मैनेजमेंट का। आपका काम क्या है? ऑडिट करना इन अकॉर्डेंस विद आईआरएस। यही तो मैं डॉक्यूमेंट ही कर रहा हूं ताकि बाद में कोई तफरीह नहीं हो। लिख लो आज, एग्री करो। अच्छा, क्या एंगेजमेंट लेटर में फीस लिखनी है कि इतने पैसे? यस, इतने पैसे लेंगे हम कि भाई ये है। तो ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट करेंगे। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आती है? क्या ऑडिट शुरू हो गया? नहीं हुआ। अभी तो हमने अपनी एथिकल कंप्लायंस चेक की और एग्रीमेंट एंटर हो गया। अब मुझे मेरी जिम्मेदारियां पता है, उसको उसकी जिम्मेदारियां पता है। ना मैं मुँह कर सकता हूं ना वो मुँह कर सकता है। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, अगर मजे की बात बताऊं तो ये एंगेजमेंट एग्रीमेंट का भी अलग चैप्टर है। तो अब तक दो चैप्टर्स की डिस्कशन की है मैंने, एक कोड ऑफ एथिक्स और दूसरा एंगेजमेंट एग्रीमेंट। तो वो दो चैप्टर हैं, हम सीक्वेंस में चलेंगे, पर इसका तस्करा करना बड़ा लाजमी था कि आपको समझ आए कि बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ऑडिट आपने क्या क्या करना होता है। एथिकल रहना है, दूसरा एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट हो गया, अब वाकई में ऑडिट करने जाएं, पक्की बात है अभी वो मौत का खेल शुरू होने वाला है। सही है जी। फिर से वापस से, क्या एग्रीमेंट हो गया? क्या अब हम ऑडिट करने पहुंचे? यस सर, ओके। एंगेजमेंट एग्रीमेंट लेटर ऑडिटर बनाता है जी, ऑडिटर बनाता है और फिर उसको भेजता है और फिर उस पर उसके भी साइन होते हैं, हमारे साइन भी होते हैं, सिंपल। अच्छा सर, एंगेजमेंट एग्रीमेंट चेंज हो सकता है दोनों की कंसेंट से? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो सकता है, पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ने बताया कि मिनिमम ये चीज़ें तो लिखनी है, उसके ऊपर जो तुम्हें तफरीह करनी है करते रहो। फीस वगैरह चेंज हो सकती है, पर क्या ये मैं चेंज कर सकता हूं कि मैं ऑडिट आइज़ास के तहत नहीं करूंगा? अच्छा, क्या मैं उसकी जिम्मेदारियां बदल सकता हूं? क्या एफएस मैं बनाऊंगा ये लिख सकता हूं? ये तो वो बोल रहा है पत्थर पे लकीर है, ये चेंज नहीं हो सकता।
इसके अलावा जो ऊपर की बात है फीस है वो आप चेंज कर सकते हैं। इवन EY में तो मैं बताऊं, हमारे पास जो वर्ड डॉक्यूमेंट आता है ना वो लॉक होता है, जो चेंज होने वाला होता है ना वो येलो हुआ होता है, सिर्फ यहाँ तुम खेल सकते हो, इसके अलावा आपको वो चेंज करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो बोलता है भाई आप चेंज करेंगे बिला वजह EY पे भरी जाएगी, केस हो जाएगा। तो इसलिए हमारी लीगल टीम उसको ड्राफ्ट करती है बेस्ड ऑन आइजाज, और जो चेंज होने वाला होता है ना वो खाली होता है, वहां पे आप खेलते रहो कुछ भी करते रहो। वो बोलता है जो आपने फिक्स पैरामीटर्स हैं उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि वो किसके तहत बना हुआ है, आइजाज के तहत। बात समझ आती है? चलें, एंगेजमेंट लेटर पर किस किस के साइन होंगे? देखो भाई, एंगेजमेंट लेटर पे ऑडिटर फर्म का साइन होगा और सामने वाले डायरेक्टर साइन करेंगे। डायरेक्टर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको इख्तियार दिया है किसने? ऐसा ही है ना। और मैनेजमेंट भी साइन करती है, CFO भी साइन करता है उस पर। बताऊं क्यों? इसलिए क्योंकि डेटा तो उसने देना है। बात समझ आ रही है? अच्छा, क्या एंगेजमेंट लेटर में मैं ये लिखूंगा कि मैं जिससे जो सवाल पूछूंगा वो मुझे बताएगा? क्यों, ये क्यों लिख रहे हो? वो जवाब नहीं, बात ही नहीं करता, तुम उसके पीछे भाई सुनना, बोल निकल यहाँ से भाई। तो कहने का मतलब ये है कि वो लिखेगा ना, उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई मैं जो आपसे पूछूंगा आप वो मुझे बताएंगे, जो मैं आपसे डेटा मांगूंगा आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, इसमें आप नहीं मुकर सकते, क्योंकि इसके बगैर। अच्छा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑडिट का प्रेमाइस। क्या कहते हैं? जिसके बगैर ऑडिट, यानी ये बेसिक उसूल है ऑडिट का। अगर एक और बात सिखाता हूं, चलो आगे जाके बताता, अभी सीख लो। अगर ये चीज़ें एंगेजमेंट लेटर में वो एग्री नहीं कर रहा तो आप ऑडिट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे जो मैंने कंसेंट दिया वो वापस दे दो। क्यों? क्योंकि आज ही आपको पता है कि वो ये हरकतें कर रहा है, तो बाद में क्या करेगा? पहले तो बात समझ आ रही है। जब आज ही तुम्हें पता है कि ये हरकतें चल रही है तो बाद में वो क्या ही करेगा, आपको डेटा वगैरह प्रोवाइड। तो अगर जब तक ये, इसको हम कहते हैं ऑडिट का प्रेमाइस, ऑडिट की एक बेस है, इसके बगैर ऑडिट पॉसिबल। मुझे खुद बताओ ना, अगर वो तुम्हें डेटा ही नहीं देगा तो चेक क्या करोगे? तुम्हारे जवाबात नहीं देगा तो तुम कंक्लूड कैसे करोगे? सबूत कैसे इकट्ठे करोगे? तो दिस इज द की फीचर। ये अगर नहीं है तो मतलब आप ऑडिट नहीं कर सकते। पहले बताओ, यहां तक एग्रीड है हम? अब 5-6 सवाल हैं, 4-6-7 हो गए। ऑडिट प्रेमाइस किसे कहते हैं सर? रिपीट करने, यही तो बताया बेटा। ऑडिट की बुनियाद क्या है कि FS बनेंगे, चीज़ें हमें डेटा मिलेगा और इंक्वायरीज के जवाब मिलेंगे। ये 3 प्रेमाइज हैं। अगर तुम खुद तसव्वुर करो ना, बेसिक इंसानी दिमाग लगाओ, अगर वो बोले जाओ मैं तुम्हें डेटा नहीं दूंगा, ये नहीं लिखता मैं, फिर ऑडिट हो पाएगा? या तुम्हें आज ही पता है नहीं हो पाएगा, तो तुम ओपिनियन नहीं दे पाओगे। जब ओपिनियन नहीं दे पाओगे तो क्या ऑडिट करना जायज़ है? नहीं, प्रेमाइज है। अच्छा सर, शेयर होल्डर को थाउजेंड्स होता है तो हर शेयर होल्डर को भेजेंगे हैं? शेयर होल्डर तो 1000 होते हैं। मैंने बोला तो डायरेक्टर साइन करेगा। डायरेक्टर को किसने ऑथोराइज किया है? शेयर होल्डर को। तो एंगेजमेंट एग्रीमेंट तो मैनेजमेंट साइन करेगी और डायरेक्टर साइन करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट तो उनसे हो रहा है ना। सही है, पर रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है? क्योंकि यूजर वो है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल को मैनेजमेंट का बंदा एंगेजमेंट लेटर पे साइन नहीं करे तो वो बोलेगा मैंने साइन ही नहीं किया, डायरेक्टर से जाके मांग, तफरी करेगा ना वो। तुम डेटा मांगने का, उसमें लगता है डायरेक्टर बैठा हुआ मांग ले उससे, तो मैं बोलूंगा ना भाई तुम तो साइन करो, तुम्हें देनी है, बिकॉज जो चीज़ प्रोवाइड करेगा वो ओन करेगा। वो ओन नहीं करेगा जब तक वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है भाई? अब बता दो ऑनलाइन वालों, क्या बात क्लियर है? शाफे ये वाली बात कर रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं कंपनीज इंटरनल ऑडिटर क्यों रखती है। अभी हम इंटरनल की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की। इंटरनल ऑडिटर वैसे ही बता देता हूँ ताकि उसके दिमाग में ये गंदगी नहीं घूमे। इंटरनल ऑडिटर इसलिए रखती है ताकि हिसाब किताब खुद भी चेक होता रहे। तो क्या वो काफ़ी है? एक्सटर्नली भी चेक होता है। क्यों चेक कराता है शेयर होल्डर? इंडिपेंडेंस की वजह से। क्लियर है? ये बात तो स्टेब्लिश है ना जानी। क्लियर है? पहले बता दो यहाँ तक कोई मसला ऑनलाइन वालों, जल्दी से। एग्री हो गया? चलें ऑडिट पे, अल्लाह की कसम। यानी घुसने तो दो इदारे में कि ऑडिट तो करें। हाँ जी भाईजान लिख लो, मर गए हो क्या? सबने बताना है यार, रोजा है सबका है। चलें, ओके डन। अब गेम तो यहां से शुरू होती है। आए जी सुनते हैं। हमने कहा वंस आप इंगेजमेंट एग्रीमेंट में एंटर हो गए, अब वो बोलता है रिस्क असेस करो। सुनिएगा, आपका भी अटेंशन स्पैन ना मैं कोशिश करूंगा कि 200% अपने पे रखूं। तुम्हें भी एफर्ट करनी है कि 200% अटेंशन स्पैन होना चाहिए। ये वो बुनियाद है, अगर ये पिक हो गई ना गेम चेंज हो जाएगी ऑडिट में। वापस से एग्रीमेंट हो गया,
वो कह रहा है ऑडिट शुरू करने से पहले आप ये देखें मसला कहां कहां हो सकता है, आइडेंटिफाई रिस्क। मैं लिख देता हूं यहां पे एक प्यारी सी बात। वो कह रहा है कि भाई आप ये पहले डॉक्यूमेंट करें कि मसला कहां कहां हो सकता है, फिर ऑडिट शुरू करें। यानी अभी भी मना कर रहा है वो कह रहा है ऑडिट शुरू नहीं करें, आप पहले देखें मसला कहां कहां हो सकता है। जब आपको पता लग जाए ना कि इस जगह पे मुझे मसला दिख रहा है, अच्छा इस जगह पे मसले का मतलब एक एक करके बताता हूं। इस जगह मतलब पीपी में मसला लग रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मसला लग रहा है, इन्वेंट्री में मसला लग रहा है, सेल में मसला लग रहा है। पहले तो रिस्की एरियाज को पिक करो, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए, यानी आपको ये सोचने का सलीका आ जाए कि यहां मसला हो सकता है, तो पहले तो वही काम कर लो, है या नहीं है। देखो वापस से सुकून से सोचते हैं, समझते हैं बात को। वो कह रहा है ऑडिट अंधों की तरह जाके शुरू नहीं करो। अब मेरी एक एक बात बड़ी अहम है क्योंकि मैंने आपको बताया 200% अटेंशन स्पेंड होना चाहिए तुम्हारा अभी। वो कह रहा है अंधों की तरह जाके ऑडिट नहीं शुरू कर देना कि भाई चलो मुझे बताओ, मेरे को कंफर्मेशन भेजनी है, मैंने इन्वेंट्री जाके काउंट करनी है ना। वो कह रहा है पहले देखो मसला कहाँ मौजूद है, जहां मसला मौजूद है पहले उसको किल करो। बाकी बेसिक तो सही हुआ होगा, बेसिक तो पहले तुम्हें उस जड़ पे पहुंचना है जहां मसला है। पर तुम भी ये सोच रहे हो कि सर नजूमी तो नहीं है, हमें पता लगेगा मसला क्या है। वो मेरा आर्ट है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मैं कैसे पहुंचता हूं। अगेन ये पूरा हुनर मैं इंशाल्लाह ट्रांसफर करूंगा अपनी पूरे एक्सपोजर का। अगेन एक रिक्वेस्ट है, अटेंशन स्पेंड 200%। इधर अब हम सीखने जा रहे हैं कि बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट ऑडिट, कि मैं काउंट करूंगा, कंफर्मेशन भेजूंगा, इनवॉइसेस देखूंगा, बोल रहा है ये सब फजूल बातें, ये बेवकूफ ऑडिटर करते हैं। असल ऑडिटर पहले देखेगा मसला रिस्क कहां पे है। तो जहां पे मसला होगा अगर मैं वहां पे पहुंचा तो गलती भी वही होगी, हाँ या नहीं। आपका काम क्या है, गलतियां ढूंढना। फ्रॉड नहीं कह रहा मैं, गलतियां कह रहा हूं, क्योंकि गलती फ्रॉड की वजह से भी हो सकती है और एरर की वजह से भी हो सकती है। आपका मसला फ्रॉड है या एरर है, गलती है। कि गलती इंटेंशनल भी होगी, अनइंटेंशनल। आपको ये तो वो कह ये रहा है कि यार पहले ये देख लो ना कि मसला कहां कहां है, पहले वो जाके चेक करो ताकि वो सामने आ जाए। तो उसके अलावा चेक नहीं करेंगे तो वहां पे मेरा रिस्क नहीं होगा, वहां पे मेरा। अच्छा तो आज के बाद आपको कोई बोले क्या आप सिर्फ रिस्की चीजों पे काम करेंगे, भाई रिस्की चीजों पे फोकस करेंगे, तो बाकी चीजों पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि भाई वहां पे जब मैं सीख गया तो मुझे पता लगेगा वहां पे जहां पे रिस्क नहीं है चेक तो वो भी करूंगा, पर वहां पे मेरा इतना रिस्क, तो मैं जो मुझे 2 महीने ऑडिट के लिए मिलते हैं, तो क्या मैं बेवकूफों की तरह एक ऐसी चीज पे टाइम लगाऊं जहां पे मेरा रिस्क नहीं है, या वहां पे टाइम लगाऊं जहां पे रिस्क है, जहां पे रिस्क है। अब सवाल ये पैदा होता है सर हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, आप कैसे रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं हर बैच में, वो आज भी दूंगा। एक मोहतरमा थी, अच्छा पहले बताओ मेरी टारगेट समझ आया कहां जा रहे हैं, हम ऑडिट शुरू कर रहे हैं या पहले रिस्क देखेंगे, ताकि हमें फोकस वहां करना हो जहां पे मसला है। तो बाकी जगह नहीं देखनी, पर वहां पे देख लेंगे, पहले रिस्क कम है तो फोकस वहां करेंगे ज्यादा। क्लियरिटी है, चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा लेट्स स्टार्ट ऑडिट। एक हमारी ऑडिट ट्रेनिंग थी, मेरे पास टीसीएस का ऑडिट था, सही है। अच्छा मैंने इसको बोला जाएं यार आप क्लाइंट पे जाएं, ऑडिट करके आए, आपको कॉस्ट ऑफ सर्विस का ऑडिट करना है। किसका? अच्छा अब मैं जो आपने फिर बता रहा हूँ बड़ा सुकून से, और जो ऑनलाइन घर पे बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल सारी चीज़ें साइड में करके आप फोकस करेंगे। आज बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, मज़ा आएगा। मैंने इनको बोला आप जाएं टीसीएस के हेड ऑफिस जाएं, वहाँ पे इस बंदे से मिलें, वो आपको कॉस्ट ऑफ सर्विस का डेटा देगा। अच्छा कॉस्ट ऑफ सर्विस का डेटा देगा, वो लेटर में लिखा हुआ है, वेरी गुड ओके। मैंने कहा आप जाएं, सही है जी, आप जाके एक काम करें, डेटा लें, इसका ऑडिट करें। एक हफ्ते बाद ही आई मेरे पास, सर आप रिव्यू कर लें, मैंने ऑडिट कर लिया है। मैंने कहा वेरी गुड यार, ऑडिट कर लिया आपने, कहानी सुननी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा अच्छा दिखाएं क्या ऑडिट किया आपने। उसने बोला कि सर कॉस्ट ऑफ सर्विस में उनकी आ रही है फ्यूल आती है, टीसीएस की कॉस्ट ऑफ सर्विस फ्यूल हो सकती है, क्यों तो गाड़ियों में क्या डाल रहे हैं, कार में फ्यूल ही है ना, तो वो कॉस्ट है उनकी, वो आ रही है। मैंने कहा अच्छा कैसे वेरीफाई की मोहतरमा आपने, तो बोलिए सर वो मैंने क्या किया, इनवॉइसेस ली,
फ्यूल की, पीएसओ की आ रही थी, शेल की आ रही थी, और इनके एग्रीमेंट हुए हुए हैं कि इन्होंने ये पे करने हैं। तो मैंने कहा सही है, दिखाओ। मैंने देखा भाई इनवॉइस 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 इनवॉइस। उसने बोला सर मैंने तकरीबन 80% इनवॉइसेस वेरीफाई कर लिए हैं। मैंने कहा चलो सही है यार, तुमने काम किया हुआ है। अच्छा, मैंने कहा मेरी बात सुनो, इधर आओ, एक्सपेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है? अब कहानी सुननी है। बेवकूफ़ ऑडिटर होगा ना, सिर्फ बोलेगा कम हो रहा है, तो नहीं, अब कम हो रहा है। सुनना, मैंने बोला आपको पता है मार्केट में फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये कैसे कम हो सकता है? दिमाग समझें। अगर ये इन्होंने बेवकूफ़ी पता है क्या क्या, वापस से कहानी सुने। इन्होंने ऑडिट कैसे किया पता है? यहाँ पे लिखता हूँ, इन्होंने ऑडिट ऐसे किया, इनवॉइसेस पिक की, सही है, और क्या किया, उसको वेरीफाई कर लिया, और इन्होंने बोला कि ऑडिट हो गया। अपने हिसाब से बेचारी ने सही किया, पर अगर तमीज से ऑडिट पड़ा होता तो पहले ये रिस्क असेस करके जाती कि यहां मसला सर आप फिर वहीं ले आए कि रिस्क कैसे असेस करें, ये तो बताएं। अभी बता रहा हूं। मैंने कहा जब स्टैंडर्ड का पहला पन्ना खोलता हूं ना मैं रिस्क का, तो वो कहता है कि आपने क्या लेनी है? अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फोकस होके सुनिएगा भाई, इंटरेस्टिंग चीज है। एंटिटी की और एनवायरनमेंट की। मैंने कहा ये बात नहीं समझे। बोल रहा है होल्ड ऑन, एक मिनट सुनो। वो कह रहा है ऑडिट शुरू करने से पहले इंसानों की तरह पहले इदारे को समझो, इदारा करता क्या है। क्या इन्होंने समझा? यस, इदारे को समझा कि इसके ऑपरेशंस क्या है, कोरियर सर्विस क्या है। अच्छा, इन्होंने एक बेवकूफ़ी की, इन्वायरमेंट पर नज़र नहीं रखी। जो इन्वायरमेंट में हो रहा है वो इस इदारे को इफेक्ट कर रहा है, वो क्या है? वेरी गुड यार, फ्यूल प्राइसेस। अगर इनको ये पता होता कि फ्यूल प्राइसेस ऊपर गए हुए हैं, तो ये जब ऑडिट करने जा रही होती ना, एनवायरनमेंट मतलब एनटीडी के बाहर क्या हो रहा है, एनटीडी के बाहर क्या हो रहा है, बेसिक बात एनवायरनमेंट। आगे सुने, हुआ क्या? हुआ ये कि अगर इनको ये बात पता होती ना कि फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो ये उस चीज़ को इससे लिंक करती, और ऑडिट करने से जाने से पहले, इवन उस बंदे से पूछने से पहले, वो बोलती कि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे कि मेरे एक्सपेंसेस अंडर स्टेड हुए होंगे, मेरे एक्सपेंसेस। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो मोहतरमा है, क्या ये बात ऐसे ही हवाओं में कह रही है या किसी बुनियाद पे? वो बुनियाद है अंडरस्टैंडिंग किसकी? एंटिटी और क्या इन्होंने एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली थी? ली थी। एक चीज बेवकूफी की। अच्छा, एनवायरनमेंट में कौन सी ऐसी चीज है जो इन्हें इफेक्ट कर रही है? फ्यूल प्राइसेस। क्या बाकी चीजें इफेक्ट कर रही हैं? अभी तो नहीं। जिस हेड पे ये काम कर रही हैं, जिस लाइन पे ये काम कर रही हैं, वो कॉस्ट ऑफ सर्विस है। कॉस्ट ऑफ सर्विस में क्या आ रही है? फ्यूल। तो भाई ये सोच के जाती ना, ये पहले ही इसको पता होता कि मेरी फ्यूल प्राइसेस अगर ऊपर जा रही हैं तो मेरा एक्सपेंस भी ऊपर जाना चाहिए। तो रिस्क, ऑडिटर को जो रिस्क होता है ना, वो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई रिस्क। क्या कह रहा है? ऑडिटर को रिस्क ये होता है कि वो ये देखे कि यार क्या जो मैं सोच रहा हूं वैसे हुआ होगा या नहीं। अगर एंटिटी फ्यूल पे काम करती है, यानी फ्यूल उसका एक एक्सपेंस है, और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो आपका ये रिस्क होगा कि एंटिटी ने उसको अंडर स्टेट किया हुआ होगा। अभी अंग्रेजी बोलेंगे, एंटिटी ने उसको अंडर स्टेट किया हुआ होगा। तो अगर आप अक्लमंद होते और आप ऑडिट करने समझ के जाते, तो क्या आप ये बेवकूफ बन पाते? नहीं। आप बोलते भाई ये हो कैसे सकता है, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तुम्हारी कॉस्ट कम हो रही है, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हुआ क्या था पता है इनके साथ? इसको क्लाइंट ने बेवकूफ बनाया था। कुछ अक्रूवल्स थे जो बुक ही नहीं किए थे, यानी पे नहीं किए, अक्रूवल तो होना चाहिए ना, अक्रूवल बुक नहीं किए हुए थे। अच्छा, अब ये मैंने कैसे पकड़ा? अंडरस्टैंडिंग। किससे?
मुझे एनवायरनमेंट के इंडस्ट्री, जब वो रिव्यू कराने आई ना मैं पहले ही समझ गया ये तो फिगर कम हो रही है, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। अच्छा फिर मैंने बोला कि एक वजह से हो सकता है इनके ऑपरेशंस गिरे हों, सेल्स भी ऊपर जा रही है, तो ये कैसे हो सकता है कि सेल्स भी ऊपर जा रही है और कॉस्ट नीचे आ रही है? तो भाई आपके डिलीवरी चार्जेस भी हैं, डिलीवरीज हैं तो ज़्यादा हुई है ना, या तो आप जस्टिफाई करें। तो क्या मेरा रिस्क गलत है या सही है? पर मुझे एक बात बताएं, अक्लमंद ऑडिटर कौन है जो ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट करने जाए या समझ के जाए? अच्छा अब मुझे आप एक बात बताएं कि आपके दिमाग में ये चिप फिक्स हुई हुई होती कि ये एक्सपेंस नीचे के बजाय, तो आपको रिस्क क्या है? कम हुआ होगा। आपका रिस्क क्या है? आप अपने हिसाब से बात कर रहे हैं कि आप बीइंग एन ऑडिटर ये सोच के जाएंगे, अपने भेजे में फिक्स करके जाएंगे देयर इज अ रिस्क के फ्यूल एक्सपेंस माइट बी अंडरस्टेटेड। साथ साथ बोलना देयर इज अ दैट फ्यूल एक्सपेंसेस माइट बी, ये रिस्क है कि भाई हो सकता है कि फ्यूल एक्सपेंसेस अंडरस्टेट हुए हुए हों, कम हुए हुए हों, जबकि होने चाहिए ज्यादा। तो आपका रिस्क है कि कम हुए हों जबकि होने चाहिए ज्यादा। तो एक बच्चा ना बड़ा कंफ्यूज रहता है किसी बैच में कि सर अंडर स्टेटमेंट कैसे देखेंगे? भाई जो मैनेजमेंट ने किया हुआ होगा ना उसका उल्टा आपका रिस्क है। मैनेजमेंट ने, अब देखो मैनेजमेंट ने कम किया हुआ है ना, आपका रिस्क यही था ना कि जबकि होना चाहिए ज्यादा, हुआ हुआ है, आपका यही तो रिस्क था। तो अगर आप समझ के जाते तो आप ये वेरीफाई कर रही होती ना, ये बोलती भाईजान हेलो ये मैच क्यों नहीं है, तो फिर समझ आता। मैं एक वर्ड यूज करूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट, कैसे बेवकूफ़ बनाया होगा मैनेजमेंट ने, रिपीट करते हैं, अभी तो पूरी कहानी सुना दी। भाई मैनेजमेंट ने ऐसे बेवकूफ़ बनाया ना कि उसको इनवॉइसेस वो दी जो रिकॉर्ड हुई हुई हैं, हमने उस पर तो काम ही नहीं किया जो रिकॉर्ड, तो वो जो रिकॉर्ड नहीं हुई हुई उसको पकड़ने का तरीका क्या है? समझ के जाओ, अंडरस्टैंड करके जाओ एंटिटी को और एनवायरनमेंट को। अच्छा ये तो मैंने एक बेसिक एग्जाम्पल दी, मैंने आपको बोला हज़ारों हैं, तो हज़ारों पे आते आते तो चीते हो जाओगे। अभी तो हमने एक बात बताई है, अभी तो हमने सिर्फ टीसीएस की एग्जांपल दी है, बात समझ आ रही है? अभी तो हमने टीसीएस की, ऐसे तो अभी पता नहीं कितनी कितनी कंपनीज की मैं एग्जांपल बनाऊंगा, पर पहली बेसिक बात समझ आ रही है कि अगर ये समझ के जाती हैं, प्लीज अक्रूवल्स कैसे आइडेंटिफाई किए? वेरी गुड भाई, मुझे आप एक बात बताएं, जब मैंने फिर क्लाइंट को कॉल की, मैंने कहा भाईजान ये तुमने बच्ची को बेवकूफ़ बना के भेजा हुआ है, तुमने उसको इनवॉइसेस भी चिपका दी हैं, ये एक्सपेंस कम कैसे हो गया तुम्हारा? अब मैंने जब धमकी लगाई, बीइंग सीनियर मैनेजर, उसको बताइए वाट लगा देगा, रिपोर्ट रोक देगा मेरी। तो मैंने उसको बोला भाईजान ये क्या किया तुमने? तो बोला यार हाँ सॉरी वो अक्रूवल्स रह गए थे। मैं कहा डालो उसको। क्या एक्सपेंसेस कंप्लीट हो गए? हाँ या नहीं? हो गए। सारे रिकॉर्ड किए ना? पहले रिकॉर्ड वो पता है क्या देख के आ रही है, कहानी समझें, वो देख के आ रही है जो रिकॉर्ड हुआ हुआ है। मुझे रिस्क क्या है? जो नहीं हुआ हुआ, मैं काम उस पर कर रहा हूं। तो वो कब डिटेक्ट किया मैंने? जब मुझे समझ थी कि भाई माहौल ये चल रहा है, अनलेस कि वो मुझे जस्टिफाई करता, वो तो वहीं डर गया, वो मुझे बोलता ना। अच्छा वो बोल भी नहीं सकता था कि यार सेल्स डिक्रीज हुई है, मैं बोलूंगा भाई वो तो आसमानों पे। तो उसके पास बेचारे के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अगेन ये काम मेरी जगह ये भी कर सकती थी, सब्जेक्ट टू इसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती एंटिटी की। और अच्छा सर एंटिटी ने कम क्यों किए जबकि एक्सपेंस पे तो टैक्स बेनिफिट होता? देखो यही तो बेवकूफ़ी है, यही तो आपका बच्चापन, जो बचपना है ये मेरे को बाहर निकालना है। ओ भाईजान एक्सपेंसेस पे, अच्छा एक लॉजिक देखो, एक्सपेंसेस पे 30% का टैक्स बचाने के लिए 70% की इनकम गवा रहा है। लॉजिक देखें आप, भाई का दिमाग देखें, बोले एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि टैक्स बचेगा। अबे 30% का बचेगा, 70% का और भी एक्सपेंस बचा हुआ है, तो यानी तुमने अपने प्रॉफिट को 70% से कम कर दिया। माशाल्लाह, मतलब मैं ऐसी कंपनी बनाऊं तो मैं बोलूं हाँ भाई एक्सपेंस डालता रहे, क्यों टैक्स बचाना है। अच्छा फिर शेयर होल्डर बोलेगा तुम्हारे बाप की कंपनी एक्सपेंस बुक किए जा रहे हो, नीचे खत्म हुए जा रहा है, क्यों भाई टैक्स कम पे करना है? भाई बाहर में क्या टैक्स, जो अकाउंटिंग है वो करो। बात समझ आ रही है? तो मैनेजमेंट ने अपना व्यू देना होता है, वो अक्लमंद होती है, हमारी तरह घर पे बैठ के ऐसे सवाल नहीं कर रही होती। सही है? चलें पहले बताओ मेरे बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? अक्रूवल्स कैसे आइडेंटिफाई हुए, ये बड़ी मोहब्बत में मैंने एक प्यारी सी एग्जांपल आपको बना के दी। अच्छा सर अगर सेल्स भी कम होती, तो देखो अगेन अगर सेल्स भी कम होती तो ये मुझे जस्टिफाई कौन करेगा? मैनेजमेंट। क्या तुमसे मैं पूछ रहा हूं मेरा रिस्क गलत है? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने मोहर लगा दी कि ये गलत हुआ है, मैं कह रहा हूं मेरा रिस्क है, हो सकता है सही भी हो,
पर क्या मैंने शक गलत किया? सही किया। बात समझ आ रही है? तो वो यही कह रहा है, वो कह रहा है भाई बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट ऑडिट आप देखें मसले कहाँ कहाँ हो सकते हैं और मसले को जांच पड़ताल करें। जब जांच पड़ताल की आपने तो आपको हो सकता है वो बोले कि यार मेरा रिवाइज एग्रीमेंट हुआ था पीएसओ से, शेल से, पार्को से कि भाई हम आपके इतने जॉइंट कस्टमर हैं, हमारे रेट्स में रिवीजन की जाए। तो मैं पता है क्या बोलता, सुनना मेरी बात फोकस के साथ, मैं उसको बोलता कि भाई एक काम करो वो रिवीजन का एग्रीमेंट तो दो। तो क्या मैं गलत जगह पे पहुंचा? क्या डायरेक्ट टारगेटेड? जो मसला था वो पकड़ लिया। अब कोई मुझसे पूछे रेगुलेटर आके भाई ये तो क्या फ्यूल प्राइसेस ऊपर थी, ये कौन अजीब से लोग हैं जिनकी फ्यूल प्राइसेस कम आ रही हैं? तो मैंने बोला भाई ये एग्रीमेंट लगा हुआ। क्या मैं टारगेटेड जवाब दे पाऊंगा? और अगर मैं बेवकूफ़ों की तरह इनवॉइस देख के आ जाऊंगा तो वो कल को मुझसे सवाल पूछेगा, वो समझेगा मैंने ऑडिट सही, और साथ बोलना है मैंने ऑडिट सही इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने बेवकूफ़ी में रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किया। अब तुम मुझे बताओगे ऑडिट डायरेक्ट शुरू करना है या रिस्क आइडेंटिफाई करना है? वेरी गुड। और रिस्क कैसे निकलता है? एंटिटी और इन्वायरमेंट से। बाखुदा बहुत एग्जांपल्स हैं। अभी तो एक प्यारी सी एग्जांपल दी जो दिमाग खोले कि यार वाकई ये तो अमेजिंग बात है कि यहाँ से कंप्लीटनेस भी आ गई। दिस इज हाउ वी डू ऑडिट, दिस इज हाउ आई डू ऑडिट। ये होता है। तुम्हें अलग अलग बैंकिंग, टेलीकॉम सब सिखाऊंगा, पर पहले बताओ बेसिक समझ आता है? पक्की बात है। अब एक दो सवाल यहाँ पे एंटरटेन करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेंस को मैच करने के लिए सेल्स कम रखे तो फिर तो जस्टिफिकेशन मिल जाती है ना। अच्छा देखो वही तो प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा ना। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और मुझे वही देखना है कि ऐसा हो तो नहीं रहा, खत्म। मैनेजमेंट की साइड से क्यों बोल रहे हो भाई? आप ऑडिटर है, मैनेजमेंट है। अपने हिसाब से सोचो, उसके हिसाब से ना सोचो। उसके हिसाब से ये सोचो कि उसने ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की होगी क्योंकि उसको तो अच्छा दिखना है ना, ये वाली बात है। अच्छा ये हो गया। अगर उसने जैसे पीएसओ कंपनी वगैरह से कुछ बात कर लो कि तुम इनवॉइसेस कम की बनाओ, नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना। तो पीएसओ इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका ऑडिटर पकड़ लेगा। देखो आप देखो उसका सवाल क्या था, कैसा वो उससे सेटिंग कर ले पीएसओ से, तो पीएसओ का ऑडिटर क्या कर रहा है? तो वो अलग पकड़ा जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर कि उसका शेयर होल्डर उसके ऑडिटर से पूछेगा, हमारा शेयर होल्डर हमसे पूछेगा। तो कहीं से बच नहीं सकता। अगर दोनों ऑडिटर्स कर रहे हैं ना कि भाई रिस्क असेसमेंट के साथ, तो वो वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो मैं तो आपको सिखाऊंगा ना कि डिटेक्ट कैसे करना है। मैंने यही तो बताया तुम्हें कि अगर बेसिक देखो, एक होता था पहले ज़माने में बेसिक ऑडिट कि आपने इनवॉइसेस वेरीफाई की, उसने बोला सही है भाई, हमने वेरिफिकेशन सबूत है। अब रेगुलेटर ये नहीं पूछता, वो बोलता है भाईजान ये सबूत तो है, तुमने रिस्क क्या देखा था इस पर? रिस्क अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? हमें तो जो मैंने तुम्हें कहानी बताई, क्या उसके अंदर रिस्क आपको दिख रहा था? नहीं तो आपको पता तो है ना कि मार्केट में पूरे साल में क्या रही है। अब मैं तुमसे 2023 में पूछूं तो प्राइस हाइप थी, और 2021 से कंपेयर करो तो बहुत ही हाइप है। तो आप पिछले साल को इस साल से देखोगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो आप ये देखेंगे ऑडिट में जाएंगे, आपको दिमाग में याद है कि यार अगर मेरे फ्यूल प्राइसेस ऊपर गए तो उसकी कॉस्ट भी ऊपर जानी चाहिए। अगर वो कॉस्ट ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही तो देयर इज अ रिस्क दैट एक्सपेंसेस क्या हुए होंगे? अंडर स्टेट हुए होंगे। यही तो सिखाना चाह रहा हूँ। बात क्लियर है? तो अगर तुम्हें माहौल से पता लगे फ्यूल प्राइसेस ऊपर गई हैं, सही है, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए सीधा सीधा देयर इज अ रिस्क कि कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए, जबकि हुई भी तो रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट है। रिस्क ऑफ, क्योंकि रिस्क उलट होता है कि जो कि मैनेजमेंट ने किया हुआ नहीं होगा। एग्रीड? पक्की बात है। अब एक दो सवालात। सर हम ये माइंड बना के जाते हैं कि एक्सपेंस बुक ही कम हुए हुए होंगे, या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेंसेस होने ज़्यादा चाहिए? दोनों बातें होंगी ना। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बुक होने, पर जबकि आपके बैकआउट का माइंड में चल रहा होगा उसने किए हुए, दिस इज योर रिस्क। ज़्यादा होने चाहिए रिस्क है या ना हुए हुए होंगे ये रिस्क है? वापस ज़्यादा होने चाहिए ये रिस्क है या उसके एवज उसने नहीं किए हुए होंगे ये रिस्क है? नहीं किए हुए होंगे ये रिस्क है। पर ये बात निकलती वहाँ से। एग्रीड? हमका रिस्क यही है ना कि हुए हुए ना हो जबकि होने चाहिए, बस यही रिस्क है। क्लियर है? चलें रिवाइज एग्रीमेंट वाली बात रिपीट करते भाई, तो 5 चोरिंगे आ गए हैं। रिवाइज एग्रीमेंट मैंने कब बोला? ऐसा बोला था मैंने? अच्छा भाई रिवाइज एग्रीमेंट मतलब ये यहाँ पे कोई एक सवाल आया था अजीब सा कि वो पीएसओ से सेटिंग कर ले। किससे? तो मैंने कहा था भाई उसका ऑर्डर उसको पकड़ लेगा, हमें यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा मेरे को मुझे लगता है वो बात पूछ रहा है
रिवाइज एग्रीमेंट का मतलब ये था कि हम इतने बल्क परचेज कस्टमर हैं तो आप हमें डिस्काउंट दे दें। तो फिर वो बता देगा ना, वो खोल के दिखाएगा, बोले भाई देख इस वजह से कम है। तो मुझे क्या रिस्क गलत था? नहीं, रिस्क सही था, पर क्या वो रिस्क कंक्लूड हो गया? और क्या ऐसे ही हुआ या टारगेटेडली हुआ? तो आपने सीधा सीधा बता देना भाई ये हुआ है, तो आप जड़ पे पहुंच गए कि ये वजह है। तो रिस्क था, सही था, पर ये हुआ है, अब भी सही है। तो मैं पहुंचा सही जगह पे। मसला क्या है? पहुंचना सही जगह पे। उसके लिए क्या आइडेंटिफाई करना है? रिस्क। क्लैरिटी है? चलें सर, एक से ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं भाई। मैं PTCL का ऑडिट कर रहा हूँ, मेरी फाइल खोल के देखोगे ना, उसमें 55 रिस्क हैं, 55, और 55 के 55 पे मैंने काम किया हुआ है। अगेन आपको आइडेंटिफाई करना है ना। अच्छा, इट्स बेटर ना कि पहले देख लो मसला कहाँ हो सकता है और फिर ऑडिट करो, या जाओ और फिर जलील होके आ जाओ। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल प्लानिंग होती है प्रॉपर, उसके बाद मैं टीम को भेजता हूँ। मैं तो टीम को 2-2, 3-3 दिन, पूरा हफ्ता ब्रीफिंग देता हूँ कि तुम्हें देखो ये मसले हैं। फिर उनको बोलता तुम भी इनपुट दो, जो कि दे नहीं पाओगे पर फिर भी दो, सही है। तो मैं ट्रेन करता हूँ उनको कि भाई तुम बताओ मुझे। तो दिस इज द एबिलिटी ऑफ माई टीम। वो खुद भी बोलते हैं सर ये भी तो हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ लिखो ये, इसको जाके वेरीफाई करना है, इसको जाके पूछना है। तो ये ऐसे ऑडिट होता है। ये थोड़ी ना कि बेसिक हमने जाया, हमने किया भाई इनवॉइसेस दिखा, तो देखो इनवॉइसेस उठा के इसने ऑडिट किया, तो क्या ये बेवकूफ़ बन गई? तो क्या इन्होंने ऑडिट सही किया था? नहीं, इनकी एक बेवकूफ़ी थी, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं ली एंटिटी की, और एंटिटी की तो फिर ले ली होगी, इन्वायरमेंट से ये परे थी। एग्रीड? चलें एक दो चीज़ें और। दूसरा आई मीन हम एफएस देखने से पहले ही माइंड बना लेते हैं कि हम ही बुक, क्या कह रही हो आप, कि कम ही बुक करे हुए होंगे। नहीं, एफएस तो देखते हैं ना बेटा, एफएस तो होते हैं मेरे पास, पर बैक ऑफ द माइंड पे ये होता है कि फ्यूल प्राइसेस अगर ऊपर गए तो ये एक्सपेंस भी। चलो तुम चलो ये तो एक और एग्जांपल डालते हैं ना। आपको पता है कराची में लोड शेडिंग है, हाँ या नहीं है? मुझे एक बात बताओ, एक इदारा है जो अपने प्रेमिसेस पे फिर जनरेटर चलाता है। जनरेटर पानी से चलेगा, फ्यूल से चलेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है फ्यूल का जो यूजेज है या उसका एक्सपेंस है इस कंपनी में ज़्यादा होना चाहिए, कम? अच्छा, आप कैसे कह रहे हो? लोड शेडिंग है। अच्छा, लोड शेडिंग है अगर, तो जाहिर सी बात है यूजेज भी और प्राइस भी उस पर आ जाए तो और ज़्यादा है। तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये एक्सपेंस कम होना चाहिए, ज़्यादा? तो ये कैसे कह रहे हो आप? अंडरस्टैंडिंग किसकी? और एंटिटी की भी, कि वो ये होता है, एंटिटी की भी ये। तो देखो सोचने का तरीका दे दिया ना, खुद समझ आएगा कि अच्छा यार ये यहाँ से लिंक है, ये यहाँ आ गया। एक बेसिक समरी बताऊँ, देखो माहौल में क्या हो रहा है, उस माहौल की जो चीज़ है वो इदारे के किस लाइन आइटम को इफेक्ट कर रही है। वापस से देखो, इदारे माहौल में हो और वो माहौल में होने वाली प्रिवेलेंट चीज़ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किस लाइन आइटम को इम्पैक्ट कर रही है। दिस इज हाउ इट गोज। सिंपल, वो अभी सीखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल दी, चलो एक और एग्जांपल देते हैं मजे की। एग्री को बताओगे खुद? अच्छा फिर हैंड रेज होगा, जो पूछूंगा वो फिर वो, सही है? ऐसे बीच में नहीं बोलना, आप हैंड रेज करेंगे, फिर ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं एक्सपेंस कम या ज़्यादा होना चाहिए। कंपेयर हम लास्ट ईयर से करेंगे या इंडस्ट्री से? नहीं, एक्सपेंस कम या ज़्यादा होना चाहिए डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे कि माहौल में क्या चल रहा है। हाँ, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपनी में पिछले साल क्या था, दोनों को देख के होता है। हाँ, रट्टा नहीं लगाओ इस बात का कि किसको क्या करेंगे भाई, आप अंडरस्टैंडिंग लेके जाएं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लोड शेडिंग ज़्यादा है, जनरेटर का यूजेज ज़्यादा है, तो फ्यूल भी यूजेज, तो आपकी फ्यूल एक्सपेंस कम होना चाहिए, ज़्यादा? बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होना चाहिए। तो आपकी एक्सपेक्टेशन होगी ना कि रिस्क है कि वो रिकॉर्ड, तो रिस्क उलट है, होना चाहिए ज़्यादा। रिस्क क्या होगा कि देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट ऑफ फ्यूल एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो हमने उसको हट के भी देख लिया। मैं कह रहा हूँ सही है, एक एंटिटी है जो कोरियर सर्विस में नहीं है, उसमें भी तो रिस्क हो सकता है फ्यूल का, पर सब्जेक्ट वो फ्यूल यूज करती हो। एग्रीड? चलें आगे सुनते हैं, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। रेडी हो? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, रेडी हो भाई? एक एग्जाम्पल बनाते हैं जल्दी से। जी जानी? नहीं, सिर्फ दो ही है ना, और कहाँ से लाओगे? एंटिटी और एनवायरनमेंट है, या तो यहाँ चल रहा होगा या बाहर चल रहा होगा। अब बाहर की दुनिया तो स्पेस है, वहाँ तो कुछ भी चल रहा हो, गोलाबारी हो रही हो, पत्थर आके यहाँ पे गिरे, हमें क्या करना? दो ही चीज़ें हैं ना, या तो आपका इदारा है या इदारे के बाहर का माहौल है। इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर मैं आपको बात समझा पाया, या तो इदारा या तो इदारे के
बाहर। बस ये दो चीजें, वो ये तो कह रहा है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करें बाय अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट जो उसको अफेक्ट कर रहा है। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा चलो, एक पहले आसान पूछूं मुश्किल पूछूं? पहले आसान, चलो आसान पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप। हैंड रेस करना है। एक फार्मा कंपनी है, उसकी सेल्स 200% से इंक्रीज हो गई। वापस, एक फार्मा कंपनी है, उसकी सेल्स 200% से इंक्रीज हो गई, क्या कोई रिस्क है? रिस्क हो सकता है। एक मिनट, हाँ जी, ये जवाब इन्वायरमेंट नहीं देखा आपने। ओ देखो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं ओवर स्टेटमेंट क्या, दैट्स रॉन्ग। अगर मैं बोलूं कोविड है और 200% से इंक्रीज हो गई, क्या ये रिस्क है? नहीं है, रिस्क नहीं है। समझ आता है, चीजें आपस में लिंक हो रही हैं, मेक सेंस। तो जैसे तभी मैंने जानबूझ के आपसे पूछा जल्दी जल्दी ताकि अभी ये थोड़ा सा बताया मुझे कि देखो एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेना काफ़ी नहीं है, इसको किससे लिंक करना है? एनवायरनमेंट से लिंक करना है। तो एनवायरनमेंट में जब मैंने जाके देखा तो मुझे बात वाकई में समझ आई कि फार्मा कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए थी क्योंकि कोविड था। अच्छा, अब एक और चीज़, एक मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सही है, उसकी सेल्स अब 100% से इंक्रीज हो गई। कोविड वगैरह है ही नहीं, तो कोविड वगैरह है ही नहीं अगर माहौल में पता है, तो क्या अब ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है? अब ओवर, तो देखो एक बात है, सेल्स इंक्रीज हो जाना डजंट नेसेसरीली मीन कि वो रिस्क है। पहले आप कंक्लूड करें, मार्केट से कंक्लूड करें, एनवायरनमेंट से कंक्लूड करें कि चल क्या रहा है। बात समझ आती है? अच्छा जी, एक मिनट दीजिएगा, ये क्लाइंट कॉल करता है। यार असल क्लाइंट पे चला जाओ, वो बुला रहा है यार। अच्छा जी, यहां तक पहले बताओ, ये दो बातें समझ आती हैं? चलो अब एक और, अब थोड़ा सा उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। तुमने देखा मार्केट में कि सेम नेचर की कंपनीज 5-6 और खुल चुकी हैं। सेम नेचर की कंपनीज 5-6, मेरी बात को फोकस करना, सेम नेचर की कंपनीज 5-6 और खुल चुकी हैं। इसका रेवेन्यू आपको 50% से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यस, तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है या अंडर स्टेटमेंट? वेरी गुड, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंपटीशन के आने से आपका बिजनेस वहां लूज नहीं हुआ हो। एग्रीड? बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ इट गोज। बिफोर, मतलब बिफोर टेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट तो कर ही नहीं सकते, वो फजूल बात हो जाएगी। मुश्किल करें? पक्का एग्री हो? यहां तक कोई कंफ्यूजन? वो भी दे दे, पर क्या, अब देखो इन्होंने सवाल अच्छा पूछा इन्होंने कि अगर वो कहें कि यार सर मैंने अपनी एक स्कीम लॉन्च की थी जिससे मुझे बेनिफिट मिला, एग्री, या मेरी मोनोपोली है, वो जस्टिफाई करना काम किसका है? क्या तुम्हारा रिस्क गलत है? तो पहुंचो तो ना जगह पे, फिर पूछो। अगर मैं सोचे बगैर पहुंचे बगैर सही चीज पूछ नहीं रहा तो वो सही चीज बताएगा भी नहीं। आप उससे पूछोगे ना भाई क्या हो रहा है, ये तेरे कॉम्पिटिटर हैं और तूने ये मतलब तेरी 50% से ऊपर जा रही है सेल, तो वो थोड़ा घबराएगा। इंक्वायरी, मैंने आपको क्या कहा था? इंक्वायरी, व्हाई योर सेल्स हैव बीन इंक्रीज इवन दो द कंपटीशन हैज अराइव्ड। अब एक एग्जाम, वो उसमें बुक में क्या लिखा हुआ है? इंक्वायरी कर लेना। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या इंक्वायरी करोगे? तो वो सिचुएशन देगा 5-6, उसमें बोलेगा बताओ क्या पूछोगे। अब वहाँ पे बच्चा बुक में याद करके गया है वी विल इंक्वायर, आगे खुद समझ ले क्या पूछना है। सही है? तो कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ इंक्वायर लिखना है या क्या इंक्वायरी करनी है वो भी। मार्क्स किसके हैं? क्या इंक्वायरी करनी है पहले बताओ। गेम है ना आज की क्लास में। आगे सुनो, आगे सुनो, एक मुश्किल बात करते हैं। मैं बैंक का ऑडिटर हूँ, सही है, मल्टीपल बैंक्स, यूबीएल कह लो, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक कह लो, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस कह लो, ये मेरे अंडर है, मैं ऑडिट करता हूँ उसका। सुनो,
हुआ क्या, जो माइक्रो फाइनेंस है ना, छोटे फाइनेंसेस, वो देता है गांव देहातों में उनको फैसिलिटेट करने के लिए, अनसिक्योर्ड होता है, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो, क्योंकि रिस्क है। अच्छा, ज़ाहिर बात है गांव देहात में उनको लोन मिलता है, वो खेती बाड़ी करते हैं, फिर पैसे रीपे करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं ये कहूँ तो मैं सोच के बताना, पे हैंड रेस करके, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोगों ने बताया, ऑनलाइन लो तुम बताओगे, सोच के ये बताना। अनसिक्योर्ड मीन्स उसके अगेंस्ट में कोई कोलेट्रल नहीं है, हम उसको दे ही पैसे इसलिए रहे कि वो गाय भैंसे खरीदे, और तुम वही ला के अपने पास गिरवी रख लोगे तो बोलेगा भाई तूने पैसे दिए, तू ही रख ले, तू ही पाल ले, काम तो करने दे आगे। खैर आगे सुनिएगा, डेयरी फार्मिंग के लिए होता है जो वो लोन्स। खैर एनीवेज, आपको पता लगा, आपको पता है ना बीच में फ्लड्स आते हैं। अच्छा, वो ऊपर साइड पर फ्लड्स आ गए, अब मैं, कोई बच्चा इस पूरी सिचुएशन को सुन के बता पाए क्या रिस्क है? बैड डेट्स का रिस्क है, लोन की अमाउंट रिकवर नहीं हो पाएगी। अच्छा, अब एक एक करके, क्या तुमने एजिंग देखी? हमने याद है पहली क्लास में कैसी फजूल बात की थी, एजिंग वाली, बच्चों वाली, सही है ना? वो तो बच्चे थे, अब हम अपना लेवल अप कर रहे हैं ना। तो मुझे बताओ, तुम के नजूमी हो, तुम्हें पता है वो उसमें बैड डेट का चांस है एनवायरनमेंट से। अच्छा, अब सुनो, होता क्या है पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, जगह जगह लोन्स दिए हुए। मैं टीम को लेके बैठा, मैंने बोला ये रीजन मैंने मार्क किया, ये सारे लोन्स निकालो। क्या मैं टारगेट पे पहुंचा? यस, टारगेट पे पहुंचा। जहां मसला है, जहां फ्लड आया है, मैंने बोला ये लोन निकालो। क्यों? क्योंकि जब लोन दिया जाता तो लिखा जाता ना कहाँ रिहाइश है, कौन सा रीजन है। मैंने कहा ये लोन निकालो। वो बच्चे कह रहे हैं सर क्यों ये लोन निकालो? मैंने कहा इसको चेक करो, ये पैसे आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे? फ्लड आ गया यार। तो क्या तुम टारगेटेड पहुंच गए? अच्छा, अब कुछ लोन दिए हुए अर्बन एरियाज में, मतलब शहर में, कुछ लोन दिए हुए अर्बन एरियाज में, मतलब शहर में। आप मुझे एक बात समझा पाते हैं, उनके ऊपर बैड डेट का इस वजह से रिस्क है, तो क्या वो लोन्स नहीं है? तो उन पे रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखें वो उससे रिलेट नहीं कर रहा ना, सिक्योर नहीं भी हो, उसके कंडीशन इफेक्ट नहीं हुई ना। वो बोले अच्छा मैं उसको बोल रहा हूँ जाके इसको भी प्रोवाइड फॉर कर, बोलेगा दिमाग खराब हो गया तेरा, डूबे वो हैं, ये क्यों करेगा भाई? अनलेस के ये वहाँ मरा हुआ होता तो मैं बोलता कि सही है भाई इसको भी प्रोवाइड फॉर करो। पहले तो कहानी समझ आती है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। आप क्लाइंट से पूछते हैं, मैंने तो ऐसे भी देखे हैं बेवकूफ़ बच्चे फॉर्म में जब जाते हैं, ऑडिट करके आए, मैंने बोला भाई प्रोविजन पे क्या काम किया है? उसने बोला सर हमने बस एक एक की सैंपल पे रिकवरी देखी है। मैंने कहा बेवकूफ़, सैंपल पे क्या रिकवरी देखी है? पूरा रीजन तबाह हुआ है, उसको तो सैंपल करने की नीड ही नहीं है, वो तो पूरा प्रोवाइड कराओ। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? मुझे कंफर्म पता है कि वहां ये हुआ है, तो मुझे तो ये ऑडिट करने से पहले सोच के जाना चाहिए था कि एक ऐसा एरिया है जहां पे प्रोविजन हुआ जबकि होना। तो यहाँ पे रिस्क क्या था? अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स या ओवर स्टेटमेंट? अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट्स। अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट किसका रिस्क है? और ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। देखो रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है, बैड डेट्स की अगेन। ये तुम्हें बात कैसे पता लगी? अंडरस्टैंडिंग से ऑफ एंटिटी एंड। अच्छा, एंटिटी क्या करती है? लोन्स प्रोवाइड करती है। एंटिटी क्या करती है? किसको? लोगों को, अलग अलग इंडिविजुअल्स को। अब इसको एक माहौल ने इफेक्ट किया, तो अगर हो रहा तो सही है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्लड नहीं है, सब सही चल रहा है, तो आप क्लाइंट को जाके तंग करो कि बोलो भाई मेरे को रिस्क है कि तेरा बैड डेट हुआ है, बोलेगा निकल यहाँ से, क्या दिमाग खराब है? क्यों बोलेगा वो ऐसा? कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि माहौल में कुछ ऐसा अवेलेबल नहीं है। पहले बताओ, कहानी समझ आती है? पक्की बात है, लॉजिक समझ आती है। अच्छा, आज की क्लास ना अब ओवर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम का हो सकता है नहीं। देखो यहाँ पे रिस्क ओवर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम का है या रिसीवेबल की रिकवरी का? तो आपने एक चीज जिसको हिट कर रही हो ना, उस पर होशियारी करनी है, बाकियों पे बात नहीं करनी है। भाई अगर एक चीज सही पड़ी हुई है उसको मैं क्यों करूंगा? भाई देखो मसला मेरा यहाँ पे रिकवरी का है या इनकम का है? रिकवरी का है, तो मैं इनकम पे यहाँ पे बहस करूंगा ही नहीं। इनकम पे तो तब आएगा ना जब उसके रेलेवेंट कोई फैक्टर हो, कि यहाँ पे उसके रेलेवेंट कोई फैक्टर है।
हाँ या नहीं? अच्छा, रेवेन्यू पे कब था? जब कंपटीशन था। तो वो आया तो मैंने बोला ना, जब एक चीज नहीं है तो बिला वजह होशियारी नहीं करना एग्जाम में कि यहाँ पे भी रिस्क है। मैंने आपको बताया ना, मैंने आर्ट सिखाना है आपको कि वो आर्ट एक पहचानने का कि यहाँ मसला हो सकता है। अगेन आप न्यूज़ पे फोकस करें, आप माहौल में देखें। अच्छा चलो एक और चीज़ सिखाता हूँ। आइसक्रीम कंपनी है, दिसंबर में उसकी सेल्स 300% बुक हो रही है, क्यों? तो आइसक्रीम नहीं खा सकते? तो खा सकते हैं बट वो मैच नहीं होता। अच्छा, एक कंपनी स्वेटर और जैकेट्स बनाती है, जून में सेल 200% हो गई। क्या ऑपरेशंस इस बात की गवाही दे रहे हैं? यानी ऑपरेशंस और रिजल्ट में फर्क है। इसको हम कहते हैं साइक्लिकल सीजनल एक्टिविटी। क्या कहते हैं? साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी। आपने साइक्लिकल और सीजनल एक्टिविटी को भी मद्देनजर रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि जहां पे ये सेल आ रही है वहां पे उस महीने में बनती ही ना हो। हाँ, अनलेस के वो बोले कि भाई हमें एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर आया था, अभी से ही मंगवा देते, तो मैं बोलूँगा सही है, दिखा दे। तो क्या मेरा रिस्क गलत था या मैं सही जगह पहुंचा? काम करें, दैट्स इट, आपको सुकून है। पर आपने पहले पहचानना है कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। क्यों नहीं कह रहा मैं? रिस्क है। कंफर्म कब होगा? जब चेक करेंगे। तो यानी वो, अब देखो वापस आ जाओ इधर, वो क्या कह रहा है? मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। मैं है नहीं कह रहा, मसला कहाँ कहाँ। तो आप जगह जगह पे पहुंचे, आपके रिस्क जैसे जैसे मिलेंगे आपका रिस्क कम होता जाएगा। रिस्क कम होता जाएगा ना, क्योंकि जहां आपको रिस्क दिख रहा था वो आपने वेरीफाई कर लिया, आपका रिस्क, जैसे ही आपका रिस्क कम होता गया आप बोलेंगे सही है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती नहीं है। बात समझ आई कॉन्सेप्चुअली? आज मैं ड्राफ्टिंग इंटेंशनली नहीं सिखा रहा, थोड़ा हैवी हो जाएगा, पर क्या आज मैं आपको ऐसा क्विज दूं सिनेरियो बेस जिसमें से मैं आपको बोलूं, आप मुझे निकाल के बताएं कि रिस्क कहाँ कहाँ आ रहा है। एग्रीड? देख लो, पे आज का क्विज बड़ा मजेदार होगा। चलें, ओके, डन, मिलते हैं अगली क्लास में। एक एक करके आगे आगे इंडस्ट्री वाइज आते हैं ना, अभी बैंक पे घुमाया, फिर टेलीकॉम, फिर यूं घूमते रहेंगे। सही है, चलें, ओके, चलें, डन हो गया। ओके जी, थैंक यू।